हमारे पटना जिला ग्रामीण ब्यूरो अजय ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन से एक खास मुलाकात कर उनसे विभिन्न मुद्दों को लेकर बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं मौजूद हूँ हम सेकुलर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष कुमार सुमन के साथ। हम जुड़ते हैं संतोष कुमार सुमन जी जो हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत से जो राजनीतिक मुद्दों को लेकर आइए हम जानते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं वर्तमान राजनीतिक हालात पर। सबसे पहले तो आपको बिहार में स्वागत है। धन्यवाद। अभी हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जातीय जनगणना जी शायद शुरू होने वाला भी है। हाँ, सरकार ने शायद आदेश दिया, आज पेपर के माध्यम से पता चला। तो ये जातीय जनगणना जो है, इस जातीय जनगणना से क्या कुछ फ़ायदा होने जा रहा है बिहार की जनता को? देखिए, जनगणना अगर सही मायने में सरकार कराना चाहती है सही तरीके से, तो निश्चित तौर पर ये पता चलेगा कि कौन से समाज के कितने संख्या है और उनकी भागीदारी भी उसी हिसाब से सुनिश्चित हो। मेरा तो कहना है कि अगर कोई समाज की जनसंख्या जितनी ज़्यादा है तो उस हिसाब से उसको उस राजनीतिक भागीदारी हो, चाहे और भी विकास में भागीदारी हो, विकास के जो कार्य हैं उनको मिलना चाहिए। तो इससे उनको फ़ायदा होगा, खास करके वो तबके जो गरीब तबका है, जिसको हम लोग SC/ST कहते हैं, जो आज भी पहाड़ों पर रहता है, कहीं पर गांव में रहता है, जो बहुत दूर है, सुदूर इलाका है, वहाँ पर लोग नहीं जा पाते हैं। तो इस जनगणना से हम समझते हैं कि उनको भी अगर काउंट किया जाए, उनके पास भी पहुँच करके उनकी भी संख्या का आकलन किया जाए और उनका डेवलपमेंट अभी क्या हुआ है, इस सब बात को अगर सब ले करके अगर आप इस पर काम करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रभावी होगा। लेकिन अगर राजनीति के लिए सिर्फ आप कर रहे हैं और उसमें भी अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ करेंगे, मान लीजिए सही से उनकी गणना नहीं करेंगे, किसी का मुख्य कास्ट को आप बढ़ा घटा सकते हैं, तो उससे फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ एक राजनीतिबाजी रहेगी। लेकिन हम तो समर्थन करते हैं, माननीय न्यायालय के जो आदेश है उसका हम लोग सपोर्ट करते हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि गणना होनी चाहिए। इसलिए गणना होना चाहिए, गरीबों को आजकल कोई नहीं मानता है, कह देता है कि इनकी संख्या नहीं है। खास करके हम जिस समुदाय से आते हैं, जो हमारा समुदाय जिसको मांझी समुदाय और मुसहर जिसको बोला जाता है बिहार में बहुत नामों से, ऋषिदेव और सदा, तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, हम लोग जानते हैं। लेकिन कहीं पर आका जाता है कि इनकी संख्या नहीं है, माइग्रेट कर जाते हैं, कहीं रहते हैं, तो राजनीतिक हैसियत भी उनको उसी हिसाब से आका जाता है। तो हम ये गणना अगर सरकार सही तरीके से कराती है, निष्पक्ष तरीके से, और सरकार को अगर भावना सही हो, तो हम समझते हैं कि वो संख्या आएगी, और संख्या आएगी तो दिखेगी, और दिखेगी तो निश्चित तौर पर वो भागीदारी भी उनकी सुनिश्चित होगी, तो उनका विकास होगा। तो उस हिसाब से आर्थिक तौर पर उनका विकास होगा, सामाजिक तौर पर विकास होगा, राजनीतिक तौर पर सशक्त होंगे। तो जनगणना ठीक है, लेकिन सरकार की मंशा साफ हो और माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसके हम लोग सब साथ दे रहे हैं। न्यायालय की सम्मान होनी चाहिए, बेशक सम्मान होनी चाहिए, क्योंकि न्यायालय का आदेश सर्वोपरि होता है। लेकिन अगर बात की जाए जनगणना का, तो जिसमें NDA थी तो उन्होंने याचिका दाखिल किया कि जनगणना का जो आधार होना चाहिए वो जातीय नहीं, बिल्कुल आर्थिक होना चाहिए। देखिए, NDA के कोई लोग ने नहीं किया, ये तो संगठन के माध्यम से, माननीय जो वकील साहब हैं उन लोग के माध्यम से हुआ है, और आर्थिक होता ही है। लेकिन हम लोग तो इस मानते हैं कि कास्ट बेसिस भी होना चाहिए। कास्ट सेंसस होने से आर्थिक भी आ जाता है, क्योंकि जिस तरह से फॉर्मेट है, फॉर्मेट में उनका आर्थिक आधार भी लिया जा रहा है, विकास के कितने इंडिकेटर्स हैं, वो इंडिकेटर्स उनके पास पहुँचे हैं कि नहीं, उन मानदंड जो है, तो ये सारा चीज़ आने पर आर्थिक गणना भी हो रहा है और कास्ट गणना भी हो रहा है। हम समझते हैं कि अगर सरकार एकदम सही तरीके से काम करती है और निष्पक्ष तरीके से काम करती है और सही मायने में उन गरीबों के पास पहुंचती है जहां पर आज कोई नहीं पहुंचता है, उनकी गणना करके उनसे पूछेंगे कि आज तक आपको सरकार की योजनाओं का क्या लाभ मिला है और आप किस स्थिति में हैं, तो आर्थिक भी आ जाएगा, सामाजिक भी आ जाएगा, और राजनीतिक भागीदारी का भी पता चलेगा कि वो संख्या जिनकी बहुत ज़्यादा है, जिनकी जितनी संख्या हो उतनी हिस्सेदारी हो। हम लोगों ने स्लोगन पढ़ा है, सुना है, उनको मानते भी हैं राम मनोहर लोहिया जी को, तो वो सब चीज़ निश्चित तौर पर होगा। लेकिन सरकार सही तरीके से करे, और मैं माननीय न्यायालय को धन्यवाद देता हूँ, और मैं ये भी मांग करता हूँ कि उनके देख रेख में भी ये गणना होनी चाहिए, ताकि सरकार कोई उस पर अपने तरीके से ये नहीं करे, राजनीतिकरण नहीं करे, और सबको ले करके और गरीबों को विश्वास कर करके गणना करके जल्द से पब्लिश करे। आज के न्यूज़ पेपर के माध्यम से पता चला है कि सभी DM को आदेश दिया गया है, अच्छी बात है, हम लोग भी इसका समर्थन करते हैं।
पहले आप महागठबंधन के हुआ करते थे, अब महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए में गए। आखिर एनडीए पे इतना क्यों जल्दी दिल आ गया आपका? देखिए, सवाल है दिल आना नहीं है, सवाल है मन मिलना, मन विचारों की लड़ाई होती है। कोई भी राजनीतिक पार्टी बनता है, चाहे कोई भी व्यक्ति राजनीतिक है, तो कहीं जाता है, किसी के साथ गठबंधन होता है तो विचारों की भिन्नता होती है, तब आदमी अलग होता है। हम लोग महागठबंधन में थे, महागठबंधन में माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हमारा गठबंधन था और उसी में उन्होंने राजद से गठबंधन किया। राष्ट्रीय जनता दल, आपको भी पता होगा कि बिहार में लालू जी का शासन था और वो 15 साल का शासन किस तरह से था और उनको उस शासन से उबारने के लिए और उस शासन को हटाने के लिए जनता ने माननीय नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद दिया था और माननीय नीतीश कुमार जी एक नायक के तौर पर उभरे थे। और बिहार में जो बदहाली थी, बिहार में जो अशांति थी, बिहार में जो लोग बाहर में दूसरे नामों से जानते थे, बहुत काम हुआ और उससे एनडीए की सरकार रहते हुए काम हुआ और माननीय नीतीश कुमार जी उसके अगुआ थे और हम उनके समर्थक भी रहे हैं इस मामले में। लेकिन जब आप पुनः महागठबंधन के साथ जुड़ गए, पिछली बार भी आप जुड़े थे 17 में, तो 17 में जुड़ने के बाद जब उन पर एफआईआर हुआ तो आप अलग हट गए। अलग हट जाने के बाद आप कहते हैं कि उन लोग इस तरह की सरकार, लेकिन फिर पुनः ऐसी क्या मजबूरियां थी, ऐसी क्या आपका बाध्यता था कि आप पुनः उस सरकार में चले गए। और आज आप देखेंगे उसी में हम लोग माना कर रहे थे कि आप ऐसा नहीं करिए, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के आप नायक हैं, बिहार में आपको बहुत श्रद्धा से लोग जानता है, लेकिन आप जिस हिसाब से उनके साथ जुड़ेंगे तो आपका नाम दूसरे कारणों से जाना जाएगा, इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा, जो आपने नाम कमाया है वो नाम आपका ख़राब होगा। लेकिन उनका कहना था कि नहीं हम हैं तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, हम दिक्कत नहीं होने देंगे, हम लोग को नहीं मानेंगे। लेकिन कालांतर में हम देखते रहे कि जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज चेंज होता रहा, जिस तरह से उनके काम पर फ़र्क पड़ने लगा, जितना हस्तक्षेप उनका होने लगा, आए दिन देख रहे हैं कि मंत्री हट रहे हैं तो कुछ हो रहा है। घटनाएं, वारदात, जो बैंक लूट की घटनाएं हो रही है, चाहे गोली मारने की घटनाएं हो रही है, बढ़ना शुरू हुआ। तो हम लोग समझाने की कोशिश किए लेकिन नहीं समझे और बाद में एक पछतावा आया कि आप ज़्यादा लगता है कि इन लोग बोल रहा है, इसको मर्ज करा लो। तो इस तरह की बातें आई तो फिर हम अपना रास्ता अलग किए और रास्ता अलग कर करके एनडीए से बात हुई। एनडीए से सारी बात पर हम लोगों ने विचार से शुरुआती सारी एक एक पॉइंट पर बात किया और अपनी बातों को रखा, हमारी जो विचारधारा है उसकी बात रखा। उन्होंने बोला कि हम आपकी विचारधारा का सम्मान करते हैं, हम भी गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो हमको लगा कि हम लोगों को साथ चलना चाहिए और हम साथ हो लिए। जब आप एनडीए के साथ आ चुके हैं तो आने वाला जो चुनाव है लोकसभा का 2024 में, तो क्या लगता है कि एनडीए जो है वो पुनः सत्ता पर काबिज हो जाएगा क्या? देखिए, ये तो आपको भी लगता होगा, कोई शक नहीं है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सिर्फ समय का इंतज़ार कीजिए और पूरे देश की जनता उनको पुनः चुनने के लिए तैयार है। और सब लोग इसलिए चुनने के लिए तैयार है कि उन्होंने 9 वर्षों में जो काम किया है, भारत का जो नक्शा है उसको विश्व के मानचित्र पर नज़र आता है। और आर्थिक स्तर हो चाहे सामाजिक स्तर हो, हमारा जो मान सम्मान बढ़ा है, हमारे शौर्य की बात हो, सेना के शौर्य की बात हो, उस सम्मान बढ़ाने का काम किया है। चाहे साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें, कृषि की बात करें, शिक्षा की बात करें, हर क्षेत्रों में गुणात्मक सुधार हुआ है। तो जनता का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी पर है और वो जनता एक क्रॉस द कास्ट को हम लोग अलग करके कास्ट से ऊपर उनको वोट दिया जाता है। और जहाँ पर 50% से ऊपर जनता उनको वोट देती है पोल वोट का, तो हम समझते हैं कि उनको हटाने का अभी किसी में क्षमता नहीं है। दूसरी तरफ कोशिश की जा रही है, INDIA करके एक गठबंधन बना है और वो गठबंधन में नेता का चुनाव होना है। नेता का भी अभी तक खोज हो रहा है और उस खोज में क्या निकलता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और हम समझते हैं कि एक नेता इस्टेब्लिश है, एक नेता अभी है और दूसरे नेता की खोज हो रहा है, प्रतियोगिता हो रहा है, टॉस हो रहा है कि कौन मिल जाए जो नरेंद्र मोदी जी का सामना करे। उनका एजेंडा ये नहीं है कि हम विकास करेंगे, उनका एजेंडा ये नहीं है कि हम आने वाला 5 साल में अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारे विकास का मॉड्यूल क्या होगा, हम देश को कहाँ ले जाएंगे। उनका एजेंडा एक ही है कि नरेंद्र मोदी जी को कैसे हटाएं। तो किसी व्यक्ति से थोड़ी लड़ाई होती है, तो विचारधारा की लड़ाई, आप किसी एक व्यक्ति से लड़ाई करने जा रहे हैं। आप डर से जा रहे हैं कि अगर ये रहेंगे तो जिस निष्पक्षता से और जिस भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बातें करते हैं, उस जीरो टॉलरेंस में हम लोग कहीं ना कहीं उसके जद में फंस ना जाएं, इस डर से सब बेमेल गठबंधन जो सब पार्टियां, जो 26 पार्टियां हैं,
26 पार्टियां हर स्टेट में अपने अपने विचारधारा पर बनी हुई है। कोई लिंग्विस्टिक स्तर पर है, कोई रीजनल स्तर पर है, और सब कांग्रेस के खिलाफ बनी है, कांग्रेस से टूट के बनी है, और कांग्रेस के अम्ब्रेला में फिर कैसे बैठेगी, ये तो सोचने का विषय है। और हम समझते हैं कि गठबंधन होना नहीं है और कोई नेता का चुनाव होना नहीं है। बीच में सब आप मारा पीटी करके, जिसको कहते हैं नूरा कुश्ती कहते हैं, वो करने के बाद शांत हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए थे हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी। इनका स्पष्ट करना है कि 2024 जो लोकसभा का चुनाव आएगा, निश्चित रूप से पुनः जो है वो केंद्र की सत्ता पर मोदी कायम होंगे, और विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है जो नरेंद्र कुमार मोदी को हिला सके। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना।